आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री जी, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई कि आज आप लोगों ने पंचायत के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, बिल्कुल आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया है। तो ये क्लीन स्वीप का क्या मायने है, इसको क्या समझा जाए, क्या इससे निकल करके आ रहा है? देखिए पंचायत चुनाव का आज का परिणाम 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर चुनाव के परिणाम लेकर के आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा और पिछले 4 साढ़े 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ये जनता के सामने हैं। जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, क्या इसे ट्रेलर माना जाए 2022 का, कि या ये एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि 2022 में यही कुछ होने वाला है? जो आपका 300 प्लस का आप लोगों का टारगेट है, क्या इस चुनाव को उसका आधार माना जाए? मैंने कहा ना, हम पहले ही कह चुके। देखिए, हमारे सामने चुनौती हमेशा आई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नहीं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें यूपी में जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज के हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस समय अपनी रणनीति यहाँ पर तय की थी। हम लोग यहाँ पर 73 सीट जीते थे। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव यहाँ पर चल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, उनका नेतृत्व था। रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री अमित शाह जी की थी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती थी। 2019 के बारे में कहा जाता था, या 2017 के बारे में भी, कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। जनता ने उस गठबंधन को पूरी तरह ठुकराया था। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। लोगों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की थी। जनता ने उसे खारिज किया और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। इसके बाद उपचुनाव भी हुए यूपी में। लोकसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती, भारी बहुमत से जीती। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। यही ट्रेंड, क्योंकि जनता का एक विश्वास, जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और उनका लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके इस जीत पर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो सरकार का चुनाव है, सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही है, पुलिस वालों को लगाया गया है, कैंडिडेट्स को डराया धमकाया गया है। तो डायरेक्ट चुनाव जो जनता ने पंचायत चुनाव में वोट दिया, वो जीते या वो आगे रहे, लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव बीजेपी ने जीता। 2014 में भी जब चुनाव हुए थे तब इन्होंने ईवीएम पे ठिकड़ा फोड़ा था। 2017 में भी ईवीएम पे फोड़ा था। 2019 में तो एक मुहिम चलाई थी, ईवीएम के कारण विपक्ष हार गया। इसमें तो बैलेट पेपर ही था। जिस बैलेट पेपर की ये मांग करते हैं, इस चुनाव में वही बैलेट पेपर उपयोग किया गया। यानी ईवीएम का उपयोग करें तो बुरा, तब ईवीएम के कारण हार रहे हैं।
बैलेट पेपर का उपयोग करें तो पुलिस ने के कारण समाजवादी पार्टी फिर इटावा में कैसे जीत गई, बलिया में कैसे जीत गई, आजमगढ़ में कैसे जीत गई। क्या ये जिले यूपी से बाहर हैं क्या? बलिया में आज अब इटावा की बात करूं, इटावा में सांसद बीजेपी के, 2 एमएलए बीजेपी के, बलिया में 4 एमपी बीजेपी के हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं, लेकिन जीत सपा की हुई। आपको लगता है नहीं कि ये निष्पक्षता की एक मानक है? यानी वे जीत गए तो उनको समर्थन है, हम जीत रहे हैं तो प्रशासन का दुरुपयोग है। यानी मीठा मीठा थू और कड़वा कड़वा, यानी कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो कि स्वयं भ्रमित है, इसलिए भ्रम पैदा करने की एक प्रवृत्ति उसकी हो चुकी है और वह उसी प्रकार के भ्रम को पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री जी, ये किसान आंदोलन चला और उसके बाद किसान आंदोलन से एक नाराजगी उपजी, पंचायत चुनाव हुए उसमें भी नाराजगी दिखाई दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक ऐसा क्या बदला कि इतनी बड़ी जीत, इतनी बम्पर जीत आप चुनाव में भी बीजेपी ही जीती है। याद रखना, पंचायत चुनाव में अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ग्राम प्रधान बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, क्षेत्र पंचायत के मेंबर बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, जिला पंचायत के 3050 जो सीटें हुई थी जीती गई थी, चूंकि सिंबल नहीं था। देखिए, चुनाव, पंचायत चुनाव में पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, और ग्राम प्रधान के चुनाव में न पार्टी का समर्थन होता है, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भी पार्टी का समर्थन नहीं होता है। जिला पंचायत में पार्टी समर्थन करती है, तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता जीते थे। बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो कार्यकर्ता थे, इनकी संख्या 3050 में से 1500 से ज्यादा थी। समाजवादी पार्टी की 750 के आसपास थी, बीएसपी की 300 के आसपास थी, और बाकी निर्दल थे, अन्य दलों के लोग थे। आप कैसे मान सकते हैं कि बीजेपी के साथ समर्थन नहीं था? और मुझे बताइए कि किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन था? मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, बागपत, मुरादाबाद, हापुड़, यही सब थे ना, गाजियाबाद, यही थे। बागपत को छोड़कर के सभी सीटें बीजेपी जीती है। अगर हमारे साथ समर्थन नहीं होता तो हमें भी सपा की तरह कैंडिडेट नहीं मिलते और प्रस्तावक भी नहीं मिलते। आखिर सपा के पास, अगर सपा को लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष को यह लगता है कि उनके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया गया, मुझे एक बात बताइए, उनके प्रस्ताव, उनको तो प्रस्तावक भी नहीं मिले। अगर उनके लोग जीते थे तो उनके लोग विड्रॉ कर रहे थे कि साहब हम नहीं समर्थन करेंगे इस प्रत्याशी को जिसको आप दे रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि वहीं तो डरा धमका दिया गया, वहीं का पुलिस का इस्तेमाल कर चरण में नामांकन के दौरान आपको याद होगा कि 18 में से 17 भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए थे, और अंतिम तिथि में 4 अन्य लोगों ने अपने वो वापस लिए। अगर उन चारों को भी अगर आप देखेंगे तो उन सब ने लिख के दिया था कि साहब नहीं, हम लोग वो नहीं करना चाहते, और ये बीजेपी को नहीं दिया था, जो आरओ रहे होंगे उनको दिया होगा। बीजेपी के 22 में से 21 निर्विरोध हुए थे। एक समाजवादी पार्टी जीती थी इटावा में। जहां बीजेपी के सांसद हों, विधायक हों, क्या वहां पे समाजवादी पार्टी निर्विरोध जीत सकती है? ये निष्पक्षता की एक कसौटी थी। अगर
भारतीय जनता पार्टी के पास वहां समर्थन नहीं है और सदस्यगण चाहते हैं कि नहीं, फलाना प्रत्याशी वो किसी भी पार्टी का निर्विरोध चुना जाना चाहिए, वो चुने अपना। अगर हम लोग कानपुर में जीत सकते हैं, आगरा में जीत सकते हैं, मथुरा में जीत सकते हैं, तो इटावा में भी जीत सकते थे। क्योंकि चुनाव जब हम लोग, हमारा सांसद इटावा में जीता गया तो कहा गया कि साहब ये तो ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। और जब उनका जीत रहा है पंचायत चुनाव में तो उनकी ताकत हो गई, उनकी लोकप्रियता हो गई। और अगर बीजेपी जीत रही है तो ये प्रशासन का दुरुपयोग हो गया, ये नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल इससे जुड़ता है ये कि जब अब आप लोग इतनी बड़ी जीत और इतना क्लीन स्वीप, तो क्या ये माना जाए कि ये पूरी तरीके से आपके नेतृत्व पर मुहर है? क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। न थे न है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, मार्गदर्शन उनका है, प्रेरणा उनकी है। और भारतीय जनता पार्टी उनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी उसी मार्ग पर चलेगी। इसी से जुड़ा एक और सीधा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? क्या 2022 आप जीतेंगे तो आप मुख्यमंत्री होंगे? भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी के अंदर बनेगी, मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार अवश्य बनाएगी। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको दूसरे सवाल पे ले चलता हूं। उत्तर प्रदेश में इस समय जो राजनीतिक हालात हैं, सारे जो विपक्ष हैं वो कहीं ना कहीं एक होने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज बकायदा संजय सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और ये भी मना नहीं हुआ कि शायद वो साथ ना आएंगे, हो सकता है आ भी जाएं। आप इन गठबंधनों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपके लिए ये चुनौती है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी आएंगी, वो भी कैंप करेंगी। अपना गठबंधन करने का अधिकार है और उसमें हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? उनको पसंद है वो अपना करें। उन्होंने 2017 में भी गठबंधन किया था, 2019 में भी गठबंधन किया था। जनता समाजवादी पार्टी के उस वास्तविक आचरण को देखी नहीं है क्या? 2003 से लेकर के 2007 तक, 2012 से लेकर 2017 तक प्रदेश के अंदर उन्होंने जो किया था वो जनता आज भी भूली नहीं है। इसलिए हर एक दल को अपनी रणनीति बनाने का, अपने गठबंधन करने का पूरा अधिकार है। वे अपना गठबंधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के बल के साथ मिलकर के अपने मूल्यों और अपने निश्चित जो हमारे संकल्प हैं उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। मुख्यमंत्री जिस तरीके से बंगाल के चुनाव हुए, बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने बहुत मेहनत की, बहुत हाइप क्रिएट हुई, लेकिन एकदम से कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गई। तो आपको लगता है क्या कि अखिलेश यादव बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी ऐसी चुनौती हो सकती है? आपके खिलाफ सारा जो वोट है वो एक तरफा हो सकता है? वोट करें। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 से बढ़कर के 77 तक पहुंची है। वह भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं, हार उनकी है जो पूरी तरह जिनका सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और एक बड़े तबके का विश्वास वहां अर्जित किया है। अलग विषय है कि सेकेंड वेव के कारण कैंपेन में असर पड़ा और बाद के चुनाव परिणाम पर उसका असर भी पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संख्या भी 3 से बढ़कर 77 तक हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने पहले भी कहा कि हर एक दल को अपनी रणनीति और अपने गठबंधन करने के पूरे अधिकार हैं और वह अपने अनुसार कार्य करेगा। किसी के भी आचरण
प्रदेश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। जनता इन सब चीज़ों को देखती है। प्रदेश की दंगों को भूली नहीं है, लूट खसोट को भूली नहीं है, गुंडागिर्दी को भूली नहीं है, बेईमानी और भ्रष्टाचार को भूली नहीं है, वंशवाद, भाई भतीजावाद और परिवारवाद की उस राजनीति को भी अभी भूली नहीं है। प्रदेश जिस तेजी के साथ एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है, प्रदेश की जनता हर चुनाव में निर्णय की है और 2022 में भी वही निर्णय देने वाली है। एक और सवाल पे थोड़ा आपको फिर से पीछे लिए चलता हूं। पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ पर हलचल चली, राजनीतिक हलचल हम लोगों ने देखा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हलचल हुआ। संघ के भी कई नेता यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें हुई। आप केशव मौर्य के घर भी गए, बहुत सारी बातें इसमें कही भी गई। तो क्या सब कुछ अब पहले भी कोई समस्या नहीं थी, आज भी कोई समस्या नहीं है। संगठन की बैठकें, संघ के साथ समन्वय बैठकें हमारी हर दूसरे तीसरे महीने में होती हैं। हाँ, बीच में कोरोना कालखंड में थोड़ा गैप इसमें आया है। मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को क्यों मीडिया इतनी तोल देने का प्रयास किया। ये पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग तो हर दूसरे तीसरे महीने में बैठते हैं। हमारी कोर ग्रुप हर सप्ताह बैठती है, हर सप्ताह हमारी कोर ग्रुप बैठती है, लेकिन मीडिया को बताने के लिए थोड़े बैठेगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पे चर्चा होती है, संगठन और सरकार के मुद्दों पे चर्चा होती है। हम लोग राष्ट्रीय संगठन, अभी फरवरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, 2 बार उन्होंने विजिट किया था। एक बार लखनऊ का किया था, एक बार काशी का किया था। अभी फिर उनका विजिट होने जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी का विजिट हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फरवरी में विजिट हुआ था। इन चीजों को राजनीतिक नजरिए से न देख करके प्रदेश के हित के लिए सरकार और संगठन के समन्वय की दिशा से विजिट लगातार होते हैं, आगे भी चलते हैं। जहां तक केशव जी के घर जाने का है, केशव जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। उनके पिताजी के दिवंगत होने पे भी मैं उनके घर एक बार नहीं 2 बार गया था। ऐसा नहीं कि पहली बार गया हूं, मैं तो उनके पैतृक गांव में गया हूं, तब भी मैं गया था। उनके पुत्र की शादी कोरोना के दूसरी लहर के दौरान हुआ था, कोई फंक्शन नहीं हो पाया था। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और कुछ चुनिंदा 5-7 लोगों को ही उन्होंने आमंत्रित किया था, क्योंकि सेकेंड वेव में जो प्रोटोकॉल तय किया गया उस प्रोटोकॉल का भी पालन होना था। तो उसी में 5-7 लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो उसी में हम लोग भी गए थे। क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम में जाने का अवसर नहीं मिला था, उस समय जा भी नहीं सकते थे। कोरोना की सेकेंड वेव उस समय जो है पीक पर थी और कुल 21 मेहमान थे। परिवार के 21 लोगों को उस कार्यक्रम में भाग लेना था। 25 लोगों की संख्या हम लोगों ने निर्धारित की थी, उसमें से 21 लोग मेहमान ही उस कार्यक्रम में भाग ले पाए थे। इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में उन्होंने अलग अलग दिन अलग अलग पदाधिकारी अलग लोगों को बुलाया था। तो मैं उस क्रम में गया था। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं गया, मैं उनके घर में तीसरी बार या चौथी बार में गया। मुख्यमंत्री जी, एक और ये है सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है और उन्होंने बयान ये दिया है कि मैं किसी भी सूरत में 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इंशाअल्लाह। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरीके का पॉलिटिकल ध्रुवीकरण ही हो जाएगा। वो उनकी अपनी पार्टी, वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम लोग अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त जो चीज है वो एक धर्मांतरण। आप लोगों ने धर्मांतरण पर आप एक कानून भी लेकर के आए और आपने अभी धर्मांतरण का एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी किया है। उमर जिनका नाम भी है, ये पूरा रैकेट किस तरीके से सामने आया है, इसमें नेशनल एजेंसियों को भी लगाया गया है, क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि
इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, बकायदा वो लोग कोर्ट भी गए हैं। हमारे पास इस पूरे यानी यह केवल एक सामान्य धर्मांतरण की घटना नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ और आस्था के साथ खिलवाड़ करने के एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस ने किया है। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए। हमारे पास पूरे तथ्य हैं, प्रतिबंधित संगठनों का पैसा, हवाला के माध्यम से मिले हुए पैसे, जिस ग्रुप को इन्होंने टारगेट किया है और उसके माध्यम से कैसे परिवारों के अंदर घुसपैठ करना है, कैसे सुसाइड स्क्वाड गठित करके फिर वीवीआईपी और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाना है, ये सब चीज़ें उसकी आड़ में, ये सभी चीज़ें उसके सामने आ गई हैं। एक एक चीज को हम प्रमाणित करेंगे, उस प्रकार के तथ्य हमारे सामने हैं। किसी भी प्रकार की अराजकता और किसी भी प्रकार के राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति हम लोग किसी को भी नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम लोग 2017 में आए थे और इसी संकल्प को हम लेकर आगे बढ़े हैं। हमने जब लव जिहाद का कानून बनाया था उस समय भी इसी बात के साथ किया था और आगे भी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो धर्मांतरण का पूरा मामला निकल कर के आया है, क्या इसमें कोई टेरर एंगल भी निकल रहा है या फिर ये सिर्फ धर्मांतरण का ही मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण से भी आगे बढ़ कर के है। मैंने आपको जो बताया ना, एक बार हमारी एजेंसियों को पूरा काम करने दीजिए, ये उससे भी जाकर के आगे जाकर के। और ये देखिए, केवल धर्मांतरण का मुद्दा उस समय नहीं आया था, ये तो गाजियाबाद में एक साधु पर हमला करने की साजिश से प्रारंभ होता है। छद्म नाम से 2 लड़के जाते हैं और जाने के बाद जब उनकी तलाशी होती है तो उनकी जेब में केवल एक सर्जिकल ब्लेड मिलता है। ये सर्जिकल ब्लेड जो है ऑपरेशन में काम आता है और ये अत्यंत खतरनाक साजिश का हिस्सा था। एक अनट्रेंड व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं करता, ट्रेंड व्यक्ति, और वह ट्रेनिंग बाकायदा दी गई थी उन लोगों को। उसी को लेकर, उसी कड़ी को जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो तब फिर एक एक कड़ी करती गई। और फिर कहाँ से संचालित कर रहे थे? बटाला हाउस, दिल्ली से। बटाला हाउस से लेकर के फिर इन्होंने कैसे अपना जाल फैलाया, कैसे अपने उनको आगे बढ़ाया, फिर कैसे इन्होंने मूक बधिर बच्चों को उसका निशाना बनाया। फिर उन मूक बधिर बच्चों के माध्यम से मैचों की वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इसलिए व्हाट्सअप मैसेजेस के माध्यम से किसी को भी पता नहीं लगेगा और उन मैसेजेस के माध्यम से फिर सारी चीज़ों गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य करना। फंडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे फंडिंग होगी, ये सब चीज़ों को भी इसके साथ देखा गया, एक एक एंगल को देखा गया है। बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है और आप देखना कि बहुत शीघ्र एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हम बेपर्दा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल अयोध्या से जुड़ता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, सारी दुनिया देख रही है, लेकिन हाल के दिनों में ट्रस्ट ने कुछ जो ज़मीनें खरीदी उसे लेकर के बहुत विवाद हुआ। पॉलिटिकल पार्टियों ने तो उसमें चंदा चोर जैसी बातें कह दी। कहा गया कि ट्रस्ट ने कम पैसे की ज़मीन ज़्यादा में खरीदी। तो आपके संज्ञान में भी ये चीज़ें आई होंगी, आपने इसकी सत्यता परखी? के पदाधिकारियों ने सारी चीज़ों को बहुत क्लियर कर दिया है, एक एक तथ्यों को उजागर कर दिया, उसको सामने रख दिया है। मुझे लगता है उसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है इस पर कहने की। ये विपक्ष की एक आदत का हिस्सा है हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना। याद करिए 1947 के बाद से जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विवाद को कभी हल नहीं होने दिया, वे लगातार इस बात का प्रयास करते रहे कि हमेशा विवाद ही बना रहे, वे लगातार इस प्रयास में रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है तो सभी चेहरे बेनकाब हो गए थे।
अब उनको कुछ तो मुद्दा चाहिए था। हम मानते हैं प्रक्रियागत कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन घोटाला उसको आप नहीं कह सकते। देखिए, जमीन खरीद फरोख्त के दो तरीके होते हैं। एक आप सर्किल रेट से लेंगे, एक मार्केटिंग रेट से लेंगे। नगरीय क्षेत्रों में दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। आप जिसको सुविधा हो उसके अनुसार जाता है, रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर के अपना वो करा लेता है। जिन लोगों को ब्लैक में लेना होता है तो वे लोग क्या करते हैं कि चूंकि स्टैंप ड्यूटी ना देना पड़े, इसलिए वहां का जो सर्किल रेट होता है, सर्किल रेट कम होता है तो सर्किल रेट से रजिस्ट्री अपनी करा लेते हैं, बाकी नंबर 2 का पैसा देते हैं। ट्रस्ट ने पूरा पैसा उनको क्योंकि भुगतान किया, इसलिए ट्रस्ट ने मार्केट रेट से काफ़ी कम दाम पर, मार्केट रेट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट रेट से काफ़ी कम दाम पर उस लैंड को खरीदा है। और कल ट्रस्ट ने एक एक चीज़ को, एक एक तथ्य को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कुछ भी बोलने की गुंजाइश रह जाती है। मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि विपक्ष इसमें अपनी राजनीति देख रहा है या विपक्ष कह रहा है, लेकिन आप देखिए अखिलेश यादव ने कहा है कि राम मंदिर बनेगा तो वो राम मंदिर परिवार के साथ दर्शन करने जाएंगे। हर व्यक्ति को राम मंदिर का दर्शन करना चाहिए, हर व्यक्ति करे, और मुझे लगता है हमारी तो सबसे बड़ी सफलता है। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में अनलगढ़ टिप्पणी करते थे, राम के नाम से ही जिनको चिढ़ थी, आज वे भगवान राम का दर्शन करने चाहते हैं या भगवान राम मंदिर बनने के बाद परिवार के साथ जाना चाहेंगे तो स्वागत है। हर एक व्यक्ति को जाने का अधिकार है, हम किसी को नहीं रोकते। और ये हमारी वैचारिक विजय है। हम यही तो कह रहे थे 1990 के दशक में कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने जो कहा वो करके दिखाया। आप वैचारिक विजय मानते हैं? आप वैचारिक विजय मानते हैं? और ये हमारी आज उन्हीं के बैनर पोस्टर में हरे रामा हरे कृष्णा लिखे जाते हैं। इस स्लोगन ये बताता है कि अंततः उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ करके उसको स्वीकार किया है। आप जीत मानते हैं अपने इतने समय के आंदोलन? पूरी तरह जीत है, और ये जीत की ओर अग्रसर होने का भी संकेत है। मुख्यमंत्री जी, इस कोरोना के दौर में सवाल उठे, आप पहली लहर आई, आप पर बहुत तारीफ हुई, दूसरी लहर में आप खुद संक्रमित हो गए। हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि वो दौर कैसा था, क्योंकि हमने ये देखा कि उस दौर में आप काम भी करते रहे, लगातार मीटिंग्स करते रहे। जब आप कोरोना से बाहर आए तो हम भी आपके साथ गए और मैंने देखा कि आप कई जगहों पर एक एक मीटिंग आपने की, लेकिन आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप उस दौर में कैसे गुजरे? देखिए, वो देश और दुनिया के लिए कोरोना महामारी ने एक बहुत त्रासदीपूर्ण स्थिति पैदा की है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये स्थितियां सामान्य नहीं थी, असामान्य स्थितियां थी। हमें महामारी और एक सामान्य बीमारी में अंतर महसूस करना होगा। दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने एक महामारी को एक सामान्य फ्लू के रूप में लिया और तमाम जिम्मेदार संस्थाओं ने गैर जिम्मेदाराना हरकतें की। विपक्ष हो और अन्य तमाम संस्थाओं ने स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास किया, लोगों में भय पैदा करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि वो स्थिति ठीक नहीं थी और इसीलिए हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है और दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में भारत ने बेहतर परिणाम देने का प्रयास किया।